एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरती कौशिक, योर ट्यूटर। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस में अपनी किसके बारे में, टू डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में। अब मैं बात कर रही हूँ कि टू डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस हम स्टडी करने वाले हैं। तो टू डायमेंशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे हम अपने प्रोटीन सैंपल को सेपरेट करते हैं दो डायमेंशन में। पहला डायमेंशन होता है जिसमें हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के थ्रू सेपरेट करते हैं अपने प्रोटीन्स को, जिसको हमने पहली प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था, ठीक है, जिसमें हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का यूज करके प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। सेकेंड टेक्निक या सेकेंड डायमेंशन यहाँ पे होता है एसजीएस पेज। एसजीएस पेज में भी हमने स्टडी किया था कि वहाँ पे प्रोटीन को एसजीएस, जो कि एक डिटर्जेंट होता है, वो हमारा एनायन देता है, यानी कि प्रोटीन की चेन के ऊपर इक्वल चार्ज देता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज देता है, जिसकी वजह से चार्ज के बेसिस पे हम प्रोटीन को सेपरेट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर वेट। जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा प्रोटीन स्लो मूव करेगा, जितना कम मोलिकुलर वेट होगा फास्ट मूव करेगा। तो जब मैं टू डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं दो डायमेंशन में सेपरेट करती हूँ अपने प्रोटीन को। फर्स्ट आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के थ्रू, सेकेंड एसजीएस पेज के थ्रू। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, टू डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो व्हाट आई कैन से दैट इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक जो क्या करती है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को या मिक्सचर ऑफ प्रोटीन को दो डिफरेंट डायमेंशन में सेपरेट करती है। तो व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ टू डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस? प्रिंसिपल क्या होगा, फर्स्ट डायमेंशन जिसमें हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट करेंगे, एंड सेकेंड डायमेंशन जिसमें हम मोलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करेंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे कैसे सेपरेट करते हैं वो हमने आइसो इलेक्ट्रिक जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में स्टडी किया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ। देखो, मेरे पास कोई भी एक प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन को अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में रखती हूँ, यानी कि 7 से नीचे पीएच पे अगर मैं उसको रख रही हूँ, तो क्या होता है, जब मैं उसको 7 से नीचे रख रही हूँ तो जो मेरा अमाइनो ग्रुप होता है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, वो एक हाइड्रोजन एटम को गेन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब मैं उसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रखती हूँ, यानी कि 7 से ऊपर पीएच है, तो वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक अपने हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर देता है, डीप्रोटोनेटेड हो जाता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। बट जब इस अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड है उसको मैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे रखती हूँ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में रखती हूँ, एक ऐसा पीएच जिसपे इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होगा, वो क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी कि मैं एक ऐसे पीएच पे रखती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ग्लाइसिन का एग्जांपल लूँ तो ग्लाइसिन के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pH 6। तो अगर मैं ग्लाइसिन को pH 6 पे रख रही हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक हाइड्रोजन को डोनेट करके नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो अमाइनो ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन एटम को लेके पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा और ये क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज कंटेनिंग हमारा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्यूट्राइन की फॉर्म में होगा, किस पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे, यानी कि एक ऐसा पीएच जहाँ पे अमाइनो एसिड के ऊपर क्या होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। ये इसका क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन जब यूज़ करते हैं तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग करते हैं, जिसमें आईपी यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। और सेकेंड डायमेंशन में हम एसडीएस पेज का यूज़ करते हैं। एसडीएस जो है वो प्रोटीन को इवनली चार्ज प्रोवाइड करती है। इवनली का मतलब क्या है कि सब जितने भी प्रोटीन स्पीसीज होंगे या जितने भी प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स होंगे उन सबके ऊपर एनायन आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे वो, ठीक है। तो वो चार्ज के बेसिस पे सेपरेट नहीं हो पाएंगे, वो सारे प्रोटीन कहाँ पे मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन किसके बेसिस पे होगा, मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। तो यहाँ पे टू डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को हम किस ट्रिक से याद रख सकते हैं, इसको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे कि फर्स्ट फाइंड द PI एंड देन फाइंड द साइज। First find the PI, then find the size. यानी कि first do the isoelectric focusing and then do the SGS space. तो ये एक हमारी एडवांस टेक्निक हो जाती है क्योंकि इसमें हम दो हमारे फैक्टर्स का यूज करके प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट इज चार्ज एंड सेकेंड इज मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो एक जो एसजीएस पेज है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ये डिफरेंशियल प्रोटीन की एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए, डिफरेंशियल प्रोटीन के एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, मेरे पास दो सैंपल हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है प्रोटीन और एक मेरे पास डिजीज्ड
ह्यूमन बीइंग का प्रोटीन है। तो उनको अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ तो वो डिफरेंशियल प्रोटीन सैंपल है जिनको मैं स्टडी करूँगी 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के थ्रू। तो हेल्दी वर्सेस डिजीज सैंपल को कंपेयर करने के लिए, कंट्रोल वर्सेस ट्रीटेड सैंपल को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करने के लिए कि अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे कौन सा एंजाइम एक्सप्रेस हो रहा था, उस एंजाइम को स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन को स्टडी कर सकते हैं, हार्मोन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हमारा प्रोटीन कैसे रिएक्ट करता है। मान लो कम टेम्परेचर था तब प्रोटीन कितने स्पोर्ट जनरेट कर रहा था, जब हाई टेम्परेचर था तब प्रोटीन कितने स्पोर्ट जनरेट कर रहा था। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल स्टडी कर सकते हैं प्रोटीन की बाय यूजिंग 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की स्टडी करने के लिए हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का यूज़ करते हैं, ये पता करके कि नए स्पोर्ट कितने आए हैं। जो स्पोर्ट आया था प्रोटीन स्पेसिस का 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बाद में वो शिफ्ट हो गया या नहीं शिफ्ट हुआ, मल्टीपल स्पोर्ट आए हैं या कम स्पोर्ट आए हैं। बायोमार्कर की डिस्कवरी के लिए और माइक्रोबायल प्रोटीन की स्टडी करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का। अब हमने पढ़ लिया कि हमारी 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होती क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और वो कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन एक्सट्रैक्शन। अब प्रोटीन एक्सट्रैक्शन किससे किया जाएगा, अपने सैंपल से। वो सैंपल हमारी सेल भी हो सकती है और प्लांट का मटेरियल भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो जिसको भी हम स्टडी करना चाहते हैं उस सेल को लाइसिस करके, उसका ब्रेक डाउन करके, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के प्रोटीन काइनेज एंजाइम से ट्रीट करके सेल वॉल को, अगर मैं प्लांट का मटेरियल ले रही हूँ, मैं पहले क्या करूँगी, एक्सट्रैक्ट करूँगी किसको, अपने प्रोटीन सैंपल को। फिर प्रोटीन को मैं सोलुबलाइज करूँगी। जब मैं प्रोटीन को सोलुबलाइज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग सैंपल बफर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग करती हूँ तब मेरे को एक पीएच मेंटेन करना होता है, पीएच ग्रेडियंट मेंटेन करना होता है, लो पीएच टू हाई पीएच। तो यहाँ पे मैं सैंपल बफर का यूज़ करूँगी। जैसे यूरिया का यूज़ कर सकती हूँ जो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होने देगा मेरे प्रोटीन को, या थायो यूरिया का यूज़ कर सकती हूँ, चेप्स का यूज़ कर सकती हूँ, कैरियर एम्फोलाइट्स का यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जो कैरियर एम्फोलाइट्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, जिसकी वजह से वो पीएच ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखते हैं, बफरिंग का काम करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे DDT। वाई क्यों यूज़ करना है मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेरे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर वो ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में बनते हैं। तो उसको अगर मैं रिड्यूस कर दूंगी तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट के वहाँ पे एक हाइड्रोजन बाइंड हो जाएगी, तो वो अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट जाएगी मेरी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज़ करती हूँ, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल DDT। सेकेंड, अब हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, प्रोटीन को सोलुबलाइज हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डायमेंशन परफॉर्म करेंगे अपने प्रोटीन सैंपल पे, ताकि मैं प्रोटीन को आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के थ्रू क्या कर सकूँ, सेपरेट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं IPG स्ट्रिप का यूज़ करती हूँ। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग करने के लिए मैं एक स्ट्रिप का यूज़ करती हूँ। वो जो स्ट्रिप होती है वो इमोबिलाइज्ड स्ट्रिप होती है और वो पीएच ग्रेडियंट शो करती है। पीएच ग्रेडियंट का मतलब है कि जैसे 2 pH, 3 pH, 4 pH, 5 pH, इस तरह से 10 या 12 pH तक, मतलब एसिडिक से बेसिक pH तक, लो pH से हाई pH तक उस पर ग्रेडियंट होता है उस pH स्ट्रिप पे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल pH 3 to pH 10। अब इस जो भी प्रोटीन सैंपल मैंने यहाँ पे लिया था उस प्रोटीन सैंपल को मैं स्ट्रिप के ऊपर रखूँगी, तो जो मेरे नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होंगे या प्रोटीन होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और जो मेरे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इलेक्ट्रोड होती है। एक कैथोड होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एनोड की तरफ नेगेटिवली चार्ज वाले हमारे प्रोटीन मूव करेंगे और कैथोड की तरफ हमारे पॉजिटिवली चार्ज हमारे प्रोटीन मूव करेंगे। वो तब तक मूव करेंगे जब तक उनका जो पीएच है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ये जो प्रोटीन है इनके ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा और वो ना तो एनोड की तरफ मूव कर पाएंगे ना ही वो कैथोड की तरफ मूव कर पाएंगे। वो वहाँ पे एक बैंड दे देंगे, नैरो बैंड।
ठीक है। अब क्या करते हैं हमने सेपरेट कर लिया प्रोटीन सैंपल को ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। अब हम क्या करते हैं, इस IEF स्ट्रिप को जो हमारी pH ग्रेडियंट शो करती है उसको इक्विलिब्रेट करते हैं। तो स्ट्रिप को इक्विलिब्रेट करने के लिए हम 2 स्टेप की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इक्विलिब्रेशन में हम क्या करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जांपल DTT का यूज़ करते हैं ताकि जो प्रोटीन सैंपल प्रेजेंट है उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या किया जा सके, ब्रेक किया जा सके। सेकेंड स्टेप होता है इक्विलिब्रेशन का जिसमें हम एल्काइलेटिंग एजेंट मतलब कि एल्कलाइन एजेंट, ठीक है, आई एम अनेबल टू प्रोनाउंशिएट इट, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, बट ये क्या है, एल्केलाइन एजेंट है। एल्केलाइन एजेंट का मतलब क्या है कि ये बेसिक एजेंट है, बेसिक नेचर वाला एजेंट है। तो एक एल्काइन एजेंट का मैं यूज़ करूँगी जैसे आइडोएसिटामाइड, ठीक है, आइडोएसिटोअमाइड IAA। ये क्या करता है, जो हमने यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ा, जब भी मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ूंगी तो वो SH की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि रिड्यूस्ड हमारा सल्फर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, सल्फो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब मैं क्या कर रही हूँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर रही हूँ तो मेरा सल्फो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी फॉर्म हुआ होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। उसको रिड्यूस used to prevent the reduced sulfo hydroxyl group from reforming disulfide bond। मतलब कि मैं जो यहाँ पे एल्केलाइन एजेंट यूज़ कर रही हूँ या बेसिक एजेंट यूज़ कर रही हूँ वो क्या करेगा, जो मेरी रिड्यूस्ड फॉर्म है SH की या जो मेरा सल्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिड्यूस फॉर्म में ही रहे, वो दोबारा से डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बनाए। ये इंश्योर करने के लिए मैं एल्कलाइन एजेंट का यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब SGS पेज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जब मैं मूव करती हूँ सेकेंड डायमेंशनल सेपरेशन पे, ठीक है। तो SGS पेज को जब मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो क्या होंगे, जो प्रोटीन होंगे उनके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से मैं सेकेंड डायमेंशन में क्या करूंगी, अपने प्रोटीन्स को मोलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करूंगी। तो सेकेंड डायमेंशन में मैं किसका यूज़ करती हूँ, SGS पेज का यूज़ करती हूँ, यानी कि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो यहाँ पे जो मेरी इक्विलिब्रेटेड स्ट्रिप थी किसकी, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की, उसको मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस करती हूँ। जो यहाँ पे ये मेरी स्ट्रिप है इसको मैं इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, ठीक है। ये जो मेरी वर्टिकल में प्रेजेंट है इसको मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दूँगी, किसके ऊपर, अलोंग द टॉप ऑफ एन SGS पेज। ये मेरे पास क्या है, SGS पेज के ऊपर मैं इसको हॉरिजॉन्टली क्या कर दूँगी, प्लेस कर दूँगी। और इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म की जाएगी 90 डिग्री टू द फर्स्ट डायमेंशन। ये मेरा फर्स्ट डायमेंशन है, ये मेरा सेकंड डायमेंशन है, दिस वन इज फर्स्ट डायमेंशन और ये मेरी क्या है, सेकंड डायमेंशन है। तो देखो ये ऐसे है और ये ऐसे, तो ये एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो फर्स्ट डायमेंशन किसके बेसिस पे सेपरेट करती है, PI के बेसिस पे सेपरेट करती है हमारे प्रोटीन को, और सेकेंड डायमेंशन मोलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करती है हमारे प्रोटीन मोलिक्यूल्स को। तो SGS क्या करती है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है प्रोटीन को, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट क्या करती है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से प्रोटीन मूव करता है एनोड की तरफ, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पे किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, एनोड जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो प्रोटीन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे। अब जो लार्ज प्रोटीन होंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे ग्रेटर रेजिस्टेंस। वाई, जो हमारे लार्ज प्रोटीन होते हैं उनको जेल के अंदर रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि जेल जो है उनको इनहिबिट करती है, उनकी मूवमेंट को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से वो स्लो मूव कर पाते हैं, ठीक है। वो स्लो मूव कर पाएंगे और वो टॉप पे रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हाई मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन है और ये लो मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन है। तो जो हमारे लार्ज प्रोटीन होते हैं उनको रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से वो स्लो मूव कर पाते हैं और टॉप पे आते हैं। और जो हमारे स्मॉल प्रोटीन होते हैं वो ईजिली मूव कर पाते हैं, फास्टर मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड आते हैं। यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, स्मॉल प्रोटीन के स्पॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम फाइनल क्या करते हैं, 2D जेल पैटर्न को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है उसमें प्रोटीन जो स्पीसीज होती हैं या प्रोटीन जो हमने सेपरेट किया है वो स्पॉट की फॉर्म में आते हैं। जैसे ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, तो ये स्पॉट की फॉर्म में आते हैं। हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन होती है उनकी वो हमें बताती है PI वैल्यू। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो हमें क्या बताती है, PI वैल्यू बताती है, ठीक है। और जो वर्टिकल पोजीशन होती है वो उनका मोलिकुलर वेट बताती है, जैसे हाई मोलिकुलर वेट और लो मोलिकुलर वेट।
ठीक है। तो स्पोर्ट, अगर स्पोर्ट की इंटेंसिटी हो तो इंटेंसिटी हमें बताती है कि सैंपल के अंदर कौन सा प्रोटीन अबेंडेंट था, कौन सा प्रोटीन लेस अमाउंट में प्रेजेंट था। ठीक है, अब हम स्टेनिंग करते हैं, इन स्पोर्ट की स्टेनिंग करते हैं इनको स्टडी करने के लिए। तो स्टेनिंग के लिए हम कुमासी ब्रिलियंट ब्लू का यूज़ करते हैं, सिल्वर स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, या फ्लोरोसेंट स्टेन का यूज़ करते हैं इनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब जो प्रोटीन के स्पॉट आए हैं उनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हमारे कितने नंबर ऑफ स्पॉट आए हैं। अगर मैं नॉर्मल सैंपल को और मैं डिजीज सैंपल के दो हमारे पैटर्न होंगे, उन दोनों पैटर्न को कंपेयर करूंगी कि पहले कितने स्पॉट आए थे, फिर दूसरे में डिजीज्ड वाले पर्सन में या डिजीज्ड पर्सन के कितने स्पॉट आए हैं, स्पॉट की पोजीशन क्या है, ऊपर है, हाई मोलिकुलर वेट है, नीचे है तो हमारा लो मोलिकुलर वेट है, और इधर है तो हमारा क्या है, मैं अगर यहाँ पे है तो मतलब कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज हमारा है, इधर है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है यानी कि हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है। ठीक है, तो स्पॉट की पोजीशन हमें उसके बारे में बताएगी, स्पॉट की इंटेंसिटी बताएगी कि वो कितना अबंडेंट है डिजीज्ड सैंपल में और नॉर्मल सैंपल में, स्पॉट का साइज कितना है, बिगर साइज है या स्मॉल साइज है। तो हम डिफरेंट सैंपल्स को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं उनके पैटर्न को स्टडी करके, डिजीज्ड हो या नॉर्मल हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल सैंपल में 100 स्पॉट आ गए प्रोटीन के, और हमारा जो डिजीज सैंपल था उसमें 120 स्पॉट आए प्रोटीन के, मतलब वो अबेंडेंट हो गया है, वहाँ पे ज़्यादा वो क्या कर रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन सैंपल्स को भी हम एक्साइज्ड कर सकते हैं, और एक्साइज्ड करके ट्रिप्सिन का यूज़ करके हम प्रोटीन सैंपल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद प्रोटीन पेप्टाइड्स में टूट जाएगा, और पेप्टाइड्स को हम यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री या MS के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा प्रोटीन है। तो प्रोटीन की अगर हमें फर्दर आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या करती है। 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस 2 डायमेंशन में हमारे प्रोटीन सैंपल को सेपरेट करती है, फर्स्ट आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करके और सेकेंड मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और टाइप्स हमारे बच्चे हैं जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के, जिनको हम स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करना भी ना भूलें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को काफ़ी मोटिवेट कर सकता है, और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँगी। और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोज़ देखने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।